myself Sanjay Shankar Ocha. Joined SIAs in December 1993. We started career as a GTO officer in 5th batch. We got training in the training center Garhwa for 6 months. After that, we transferred all over India. The traveling from 1993 to 2025, I have completed 30 years ago. I worked as a guard also, and today I am a CEO of the company. इस 30 साल की जर्नी का एक छोटा सा पिक्चर आप लोगों को, या फिर ये कहिए कि कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस 30 साल में इस कंपनी से हमें बहुत कुछ मिला, और जो हमारे सबसे बेहतरीन मोमेंट रहे हैं इस 30 साल के दौरान, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो स्पेशली हमारे चेयरमैन के साथ एक अच्छा मोमेंट रहा। उसमें सबसे पहली कहानी ये है कि जब मैं 1995 में मंगलम टिम्बर पोस्टिंग हुआ, और वहाँ 2 साल की नौकरी के बाद जब कंपनी ने हमें एक एप्रिसिएशन लेटर दिया 2 साल के अच्छे कामों के लिए, उस लेटर को हमने चेयरमैन साहब के साथ शेयर किया। और उस लेटर को शेयर करने के बाद इमीडिएटली हमें यूनिट कमांडर नौरंगपुर से कलकत्ता ब्रांच का चार्ज मिला, जो कि इमीडिएटली मैं वहाँ से शिफ्ट किया। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जिंदगी का एक नई शुरुआत थी जो यूनिट से ब्रांच लेवल पे गई। दूसरी कहानी ये है कि जब मैं ब्रांच का चार्ज लिया कलकत्ते का, बांस टोनी ब्रांच हुआ करती थी, जिसमें एक लोहे की टेबल थी, एक लोहे की कुर्सी थी और एक टूटी हुई अलमीरा थी। बिलिंग उसका 1.5 लाख रुपया हुआ करता था। जब एक दफ़ा चेयरमैन साहब आए तो मैं बहुत खुशी हुई, और मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि सर आप आते रहिए। उनका कहना था कि संजय मैं तो आते ही रहूँगा, क्या आप मेरे आने का खर्चा उठा सकते हो? तुम्हारे ब्रांच में ये कैपेसिटी है। और मैंने ये प्रूफ करके दिखाया। आने वाले दिनों में जब तक मैं वहाँ रहा, ब्रांच विदिन ए ईयर 1.5 लाख से करीब 7.5 लाख की बिलिंग हो गई, और मैं उस पोजीशन पे आया कि मैं ये कह सकूं कंपनी को और चेयरमैन सर को कि हाँ मैं उठाने लायक हूँ खर्चे। तीसरा एक अच्छा मोमेंट हमारे इस टेन्योर में रहा। इनिशियली 1999 में मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद 3 साल 4 साल वहाँ काम करने के बाद जब हमारी चेन्नई पोस्टिंग हुई एज ABP, तो हमारी जनवरी में पोस्टिंग हुई थी 2003 में, और मार्च तक करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो कि टेंडर बिजनेस थे, जिसमें ICF कोच था, OCF अवार्डी था मद्रास का। बिजनेस 5 लाख पे आके अटक गया। नया कॉन्सेप्ट थी ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रेंचाइजी, जिसके लिए हमारे CEO साहब ने भेजा था मेरे को एक जिम्मेवारी देके। फ्रेंचाइजी जो बालामुरुगन साहब थे, ही वॉज वेरी मच अपसेट। ये ओझा नाम का व्यक्ति आया हुआ, इसके आते ही सारे बिजनेस चले गए। इसी बीच हमारे चेयरमैन साहब का, GMD साहब का, CEO सर का एक चेन्नई विजिट होता है, जिसमें फ्रेंचाइज बालामुरुगन का ये कहना था कि ओझा के आने के बाद ये बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस टूट गए, इसलिए ओझा के चरण अच्छे नहीं हैं, इसे इनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। लेकिन थैंक्स टू मैनेजमेंट और उनका ट्रस्ट कि चेयरमैन साहब ने, CEO साहब ने, GMD साहब ने ये कहा SIS का नाम ओझा है और ओझा का नाम SIS है। और उस समय के बाद हम लोगों ने उस 5 लाख से मैं 95 लाख की जर्नी तय किया विदिन ए ईयर, जो मार्जिन -5% में चला गया था कंपनी का, वो +12% लेके आया हम लोग। ये एक हमारी टीम वर्क थी, कंपनी का विश्वास था, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। हालांकि चेन्नई एक ऐसा डिफिकल्ट टेरिटरी था कि वहाँ पोस्टिंग होने के बाद उस समय कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, अपने पास भी मोटरसाइकिल नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि तमिलनाडु खाने पीने के मामले में डिफरेंट लैंग्वेज था, डिफरेंट फूड था, डिफरेंट कल्चर था, लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ फेल हो जाऊँ, लेकिन कंपनी का विश्वास, चेयरमैन का विश्वास, सर का विश्वास, और फिर से हम लोगों ने जो टीम वर्क में मेहनत किया, हर एक ऑर्डर्स को हम लोग सेलिब्रेट करते थे और दूसरे नए ऑर्डर के लिए दौड़ते थे। ये हम लोगों का टीम वर्क था, जिसमें कि हम लोगों ने 1 साल के अंदर उसे टर्न अराउंड सिचुएशन दिया। ये 3 ही बहुत ही टचिंग सिचुएशन रहा हमारे इस जर्नी का। कुछ ऐसे भी जर्नी हुई जो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही।
यदि मैं बात करूं, जब मैं सेक्टर कमांडेंट था गुड़गांव में DLF फेज 3 में, तो वहाँ एक लड़ाई हुई जाटों के साथ, चंद्रपुर गांव के साथ, जिसमें करीब 1000 जाट थे और DLF में हम लोग 300 हमारे सुरक्षा कर्मी थे। केवल इस मुद्दे पे लड़ाई हुई कि ट्रक किस साइड से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दो आदमी के बीच में लड़ाई हुई और फिर ये लड़ाई बढ़ती चली गई। जब मैं पता करने गया कि लड़ाई किस लिए हुई और क्या क्या हो रहा है, तो उस तरह घिर गया कि फिर वहां से बच के निकलना मुश्किल था। और उस लड़ाई में हमारे पास 300 आदमी थे। ये सारे के सारे आदमी लगभग कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए, जबकि 25 से 30 के आसपास SIS के कर्मचारी सदर हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट थे और 30 से 40 के आसपास उनके साइड से भी उस इलाके के लोकल जो थे वो एडमिट थे। किसी के पेट में रॉड घुसा है, किसी के सीने में रॉड घुसा था, किसी की हाथ टूटी थी, किसी का माथा फटा था। उस दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था कि शायद मैं बच पाऊं या नहीं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रात में मैं राम पदारत शिव नारायण ठाकुर के साथ में खड़ा रहा। दूसरे दिन ITDC से बसों में भर के आदमी आए और फिर DLF खड़ा हुआ और फिर DLF चला। उसके बाद से हमारे और लोकल गाँव वालों का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया। दूसरा एक डिफिकल्ट सिचुएशन हमने अपने कैरियर में पाया कि जब मैं हॉस्पिटल पोस्टिंग हुआ 99 में, तो मैं रात को 12 बजे खाना खा रहा था। अचानक नरेंद्र बालडोटा का कॉल आता है मेरे को कि हमारे घर पे कुछ लोग अटैक कर दिए हैं, ओझा जी कितने समय में पहुंच सकते। हमने कहा कि 2 मिनट लगेगा सर। उस 2 मिनट में मैं सही में 3 से 4 मिनट ही हुआ होगा, मैं अपने 1-2 जवानों के साथ उस गेट पे पहुंच गया। वहाँ हमने देखा कि उनका जो कुछ लोग 3-4 लोग मुस्तंड गेट पे गाली दे रहे थे, जिसमें सैनिक बालडोटा और नरेंद्र बालडोटा को, जो उनके MD हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे। ये दोनों आदमी 3-4 आदमी जो थे वो उनका बालडोटा माइंस के साथ एक बिजनेस को लेकिन डिस्टरबेंस था या फिर आपस में उनकी दुश्मनी थी। हमारे मना करने पे उन लोगों ने मेरे पे हाथ उठाया और फिर हम लोगों ने उन तीनों आदमी को इतना मारा कि 2 तो भाग गए, एक को हम लोगों ने पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर किया और उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये वहाँ के बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं और वेटनर्स हैं। उनकी 20-20 बसें चलती हैं। थोड़ी देर में मैंने देखा है करीब 50 टाटा सुमो और गाड़ियों में भर के हथियार लेके लोग उस गेट पे पहुंच गए। उस दिन में मुझे लगा कि शायद आज की रात बहुत भयानक होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, किसी की भी जान भी जा सकती है। तब तक पुलिस के पहुंच जाने की वजह से वो सिचुएशन कंट्रोल आया। तो ये 2 सिचुएशन ऐसे थे हमारी जिंदगी में तो शायद मैं उसे भूल नहीं सकता। वो या यूं कह सकते कि हम 1965 की लड़ाई और कारगिल की लड़ाई थी हमारे लिए SIS में। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था, लेकिन हमने उसे किसी तरह और बड़े शान से पार किया। उस लड़ाई के बाद हॉस्पिटल में SIS की इज्जत बढ़ी, मार्केट में इज्जत बढ़ा और इस इज्जत की वजह से बहुत सारे बिजनेस आए। मार्केट में, पुलिस डिपार्टमेंट में एक रिस्पेक्ट बढ़ा कि सिक्योरिटी में एक SIS ऐसी कंपनी है जो पुलिस का भी काम कर सकती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट रहा और जो हमारा बिजनेस एक जिंदल स्टील और ट्रैक्सियर से चल रहा था, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आए और हॉस्पिटल बहुत ही ग्रो किया। तो ये 2 हमारे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हमारे कैरियर के लिए। यदि मैं बात करूं कि SIS कैसे डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं ये कहूंगा कि SIS में जो है वो दूसरों में नहीं है। जैसे SIS एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक फैमिली कल्चर है। एक SIS एक ऐसी फैमिली है, कंपनी है जिसमें कि लोग एक दूसरे के लिए करते हैं या उस पर ध्यान रखते हैं। SIS एक मल्टीनेशनल कंपनी है। SIS एक लिस्टेड कंपनी है। SIS एक मार्केट लीडर है। SIS अपने आप में एक ब्रांड है। यदि इन सारी चीजों को देखा जाए तो ये टोटली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग नजर आती है। SIS एक ऐसी कंपनी है जो जीवन के साथ या जीवन के बाद यदि कहें हम, ये दोनों पे ध्यान रखती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी लोग या इस कंपनी के एम्प्लॉय किसी कष्ट में आए हैं तो SIS ने उन पे ध्यान दिया है, इस कंपनी ने उन पे ध्यान दिया है। यदि हम अपने चेयरमैन साहब की बात करें तो चेयरमैन साहब हमेशा एज ए हेड ऑफ द फैमिली इन्होंने इस कंपनी को ध्यान दिया है। इस कंपनी के एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। एज ए हेड ऑफ द फैमिली यदि कोई प्रॉब्लम में है तो उसे समय पे मदद भी किया है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में हमने देखा है कि वो फिजिकली उसके घर तक पहुंचा है और उन्होंने मदद किया है। ये मेरे साथ व्यक्तिगत हुआ है कि जब हमारे फादर एक्सपायर किए थे तो चेयरमैन साहब पर्सनली आए थे हमारे घर, जबकि ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं था क्योंकि वो कभी आए नहीं थे। और इस मुद्दे पे कि मेरे फादर एक्सपायर कर गए हैं कभी डिस्कस
हमने उन्हें ऑफिशियली या अनऑफिशियली पर्सनली उनको कम्युनिकेट नहीं किया था। तो ये उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और ये सारी बातें जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग करती हैं। इसके कंपेयर में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकती, जो मैं अपने 30 साल में महसूस किया। यदि मैं बात करूं कि आप SIS में सबसे ज़्यादा चीज़ लाइक क्या करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इसका एक फैमिली कल्चर जो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिल सकता। इसका एक दूसरे के प्रति लोगों का कनेक्शन, जो एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता। SIS एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 2.5 लाख लोगों का राशन या ये कहें कि ब्रेड एंड बटर इन्हीं से किसी से चलता है। कंपेरेटिवली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है और इतनी बड़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो डेफिनेटली यदि SIS दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इन सारी चीज़ों में अलग दिखती है और बड़ी दिखती है। यदि मैं SIS की बात करूँ कि आप SIS में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, किस वजह से SIS को पसंद करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि SIS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्पल ऑफ ग्रोथ है। लोगों के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही रास्ते हैं या आगे बढ़ने के मौके हैं जिससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। SIS में एक दूसरे के साथ लोगों का अपना कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है, जो एक सुख दुख में एक दूसरे से काम आते हैं। लोगों के अंदर में एक ओनर माइंडसेट है कि ये हमारा काम है, ये मेरा नुकसान है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इसे अलग करता है। यदि मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा आपको अच्छा SIS में क्या अच्छा लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका ग्रोथ हो सकता है और ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है। एक असिस्टेंट मैनेजर प्रेसिडेंट भी बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कंपनी का CEO बन सकता है। लोगों के अंदर एक ओनरशिप है, ओनरशिप माइंडसेट से लोग काम करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाई जाती। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के लिए और किसी भी तरह के, या वो ऑपरेशन का हो, IT का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या वो कैश में काम कर सकता हो, फैसिलिटी में काम कर सकता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। इन सारी बातों से ये साबित होती है कि इंडिविजुअल के अंदर यदि कैपेबिलिटी है, उसके अंदर परफॉर्मेंस है, उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर पैशन है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है और ऑर्गेनाइजेशन उसे भी सूट करती है और वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे पड़ाव पे पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो नॉर्मली बहुत लंबे समय तक हमने अपने बैच में ही देखा है कि जो हमें छोड़ के चले गए थे वो आज भी जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे हैं। जब मैं उनसे अपना कंपेरिजन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो उनमें और हमारे में कितना डिफरेंसेस है। तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है और यदि आप में काम करने की और आगे बढ़ने की लालसा है तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ या प्लस पॉइंट ये रही कि चेयरमैन का या GMD साहब का हमेशा सपोर्ट रहा। कोरोना जैसी महामारी पूरे दुनिया में फैली, हिंदुस्तान में भी फैली, बहुत सारे लोग मारे गए। इस कोरोना में महामारी की वजह से लोगों में एक आतंक था, हर एक रात आतंक के साये में गुजरती थी। उस सिचुएशन में भी SIS की टीम अपने अपने क्षेत्रों में जाके हम लोग काम करते थे। ये कंपनी का ही सपोर्ट था कि हम लोगों ने नहीं केवल अपने आदमियों को सुरक्षित रखा, उनकी देखभाल की, बल्कि उस इलाके में अपने कस्टमर को भी, समाज के लोगों को भी जो फंसे रहे उनको मदद करने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश की और अपने नेटवर्क से एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी मदद करने की कोशिश की। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जबकि ऐसा नहीं देखा गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या तो लोग भाग गए या डर से बाहर नहीं निकले। इस चीज़ को मैं ही खुद नहीं महसूस करता हूँ। जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, करते हैं, वहाँ के सभी कस्टमरों ने इस बात को स्वीकारा है और इस बात की प्रशंसा की है कि इस गंभीर बीमारी के समय में भी SIS लोगों के साथ खड़ी रही। और सबसे एक और इसके साथ एक बड़ी चीज़ ये रही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि उस महामारी के समय में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइयों का वेतन काट दिया,
लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, लोग बेरोजगार हो गए या उनकी तनख्वाह कम हो गई, उनकी सैलरी कम होने की वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एसआईएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपने एम्प्लॉइयों का टाइमली सैलरी दिया, लोगों के लिए अलग से फंड 10 करोड़ का बनाया ताकि हमारे कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ते हैं, यदि कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसे मदद की जा सके। केवल सैलरी ही नहीं दी, लोगों किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं गया। किसी भी परिस्थिति में बीमार पड़ने के बाद लोगों को उस बीमारी के समय का भी पैसा दिया गया, ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया गया। साथ ही उस समय लोगों की सैलरी भी बढ़ाई गई, जो नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी दूसरी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या साधारण किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस कोरोना के समय में ऐसा करते हुए हमने न देखा न सुना। तो ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर था ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉइयों के प्रति, जो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिला। यदि हम ये कहें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में क्या रोल है, तो मैं ये कहूँगा इस सोसाइटी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रही है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन से करीब 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनके घर का ब्रेड एंड बटर इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। देश में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके पास टैलेंट तो है, पैसा नहीं है, उसके लिए ये कंपनी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, जिसे ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। वो साल में एक बार उसकी ऑल इंडिया पे वैकेंसी निकलती है। ये वो टैलेंटेड लड़का इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, अपना कैरियर बना सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लड़के हैं जो किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई नहीं कर सकते, जो फौज की नौकरी में किसी वजह से छट गए हैं, पुलिस की नौकरी नहीं कर सकते, घर की हालत बहुत खराब है, 10वीं पास है, जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वैसे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं, अपने माँ बाप का खर्च चला सकते हैं। और नहीं वो चलाने के साथ साथ यदि उनमें योग्यता है और आने वाले दिन में वो और योग्य बनते हैं और उनमें उनका आगे बढ़ने की उनमें उत्सुकता होती है, उनमें पैशन होता है, चाहत होती है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, तो वो जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग एक नीचे लेवल से उठ के बहुत ऊपर लेवल तक हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में एक बहुत बड़ा योगदान है और आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव बहुत ही मजबूत है और एक इस तरह से मजबूत है कि एक लंबे समय तक ये समाज के लिए काम करती रहेगी, लोगों के भलाई के लिए काम करती रहेगी और साथ में इसका अपना भी विकास होता रहेगा। चेयरमैन साहब का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो मुझे मिला था, जब उसे मैं बताना चाहूँगा। जिस समय हमारी कलकत्ता पोस्टिंग हुई थी, उस समय वहाँ की बिलिंग 1.5 लाख रुपए के आसपास थी और हमने आईसीआईसी रिसड़ा का एक बिजनेस लिया था जिसकी बिलिंग 5 लाख थी। आईसीआईसी रिसड़ा तो नहीं, लेकिन एक यूनियनाइज्ड यूनिट थी। वहाँ पे ग्रुप 4 के गार्ड्स डिप्लॉयड थे जो कि वहाँ के लोकल यूनियन के साथ अटैच हो गए थे। आईसीआईसी मैनेजमेंट बहुत परेशान थी उस ग्रुप 4 को हटाने के लिए। बहुत सारी एजेंसियों ने अप्रोच किया भी, उन्हें ऑर्डर भी मिला, लेकिन उन्हें अंदर ग्रुप 4 ने घुसने नहीं दिया क्योंकि वो वहाँ के यूनियन से मिले हुए थे। जब ये मौका मुझे मिला तो ये परिस्थिति हमने तो वहाँ पे, लेकिन मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उस समय हमने आईसीआईसी रिसड़े से मोबिलाइजेशन के रूप में 5 लाख रुपए एडवांस लिए ताकि मैं अपने मैन पावर को डिप्लॉय कर सकूं। इसकी सूचना पटना तक गई और ये पटना में मालूम चला कि कलकत्ता ऑफिस ने एक ऐसा यूनिट लिया है जिसमें काफ़ी यूनियन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सीजीएम साहब काफ़ी नाराज़ हुए। इसके बाद ये सूचना हमने चेयरमैन साहब को दी। चेयरमैन साहब ने रांची में मुझे और आईसीआईसी रिसड़ा की डीएम मिस्टर दास को बुलाया। वहाँ पे एक लंबा डिस्कशन हुआ और जिस हिसाब से हमने प्लानिंग कर रखी थी हमने शेयर किया चेयरमैन साहब के साथ, और चेयरमैन साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ। हमने सारे यूनियन वालों को वहाँ से हटाया और डंके की चोट पे उस यूनिट को खड़ा किया। ये एक ट्रस्ट चेयरमैन साहब का था जो उस यूनिट को खड़ा करने में और सफलता पाने में मुझे बहुत मदद मिली और उससे मेरा उत्साह भी बढ़ा। यदि मैं बात करूँ कि 50 साल के बाद आज़ादी के 100 साल होने तक
पूरे होने पे कंपनी की स्थिति क्या होगी, तो मैं ये कहूँगा कि आज कंपनी विजन 25 में 20,000 करोड़ का टारगेट रखा है, 25-30 में 30,000 का रखा है टारगेट। तो आने वाले भविष्य में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पे 2047 तक कंपनी लगभग 75,000 करोड़ की होगी, 10 लाख एम्प्लॉई होंगे, कंपनी का एक अपना नाम होगा। जैसे आज की डेट में हम पुराने कंपनियों में टाटा बिरला का नाम लेते हैं। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में काम आरंभ कर सकती है जो उसे सूट करता है, और देश में 10 बड़ी कंपनियों में गिनी जाएगी अपनी संख्या की वजह से, अपने टर्नओवर की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, अपने एथिक्स की वजह से, और इसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। यदि हम कहें कि इस 50 साल कंपनी के पूरे हुए हैं, इस 50 साल में कंपनी ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, तो मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लोग SIS के नाम से जानते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को अपने इस ऑर्गेनाइजेशन पे गर्व है कि वो एक इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस 50 साल में कंपनी ने बहुत कुछ पाया है। टर्नओवर की बात करें, मैन पावर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, किसी क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में कंपनी का काफी विकास हुआ है, और ये विकास इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों को और विकास की तरफ ले जाएगा, या जो इस कंपनी से जुड़ेंगे, आने वाले दिनों में जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोल के रखे। इस 50 साल के शुभ अवसर पे, फाउंडेशन डे पे, मैं संजय शंकर ओझा ये विश्वास दिलाता हूँ एक SIS का सिपाही होने के नाते, जहाँ भी मुझे खड़ा किया जाएगा वहाँ ये संजय शंकर ओझा SIS का झंडा झुकने नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन, GMD और उदय सर, यही 2-3 लोग थे जिनको बिलीव था कि हम लोग गेट कर सकते हैं। बाकी हम लोग के लिए तो ये जस्ट लाइक ए ड्रीम था कि ये पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जिस तरह का इक्वेशन हुआ है, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ M&A इट कैन बी टेकन एज ए केस हिस्ट्री।